Welcome to P. Agarwal tutorial. So the first article that we are going to discuss today is quick fix budgetary allowances alone will not solve India's R&D problem. तो बेसिकली इसमें ये बात हो रही है कि सिर्फ ज़्यादा पैसे उससे हमारा R&D का प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो सकता. चलो ठीक है, हम गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए अनाउंस करे हैं स्कीम रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम, जो कि अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उसे मैनेज करेगी. मतलब वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके पास रहेगा और वो लो कॉस्ट पे मतलब लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दिया करेगी और वो इस फंड्स को मैनेज करेगी. तो ये एक न्यू आइडिया क्यों है? वाई इज़ ANRF अ न्यू आइडिया? ANRF तो इसमें क्या है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा रिसर्च फंडिंग के लिए. इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें साइंस मिनिस्ट्री की ओवरसाइट रहेगी, मतलब साइंस मिनिस्ट्री इसको देखती रहे, फिर भी ध्यान रखेगी कि हाँ कितना पैसा कहाँ दे रही है. तो गोल इसका यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो R&D को लीड करे, ना कि जैसे अब 70% जो R&D का काम हो रहा है इंडिया में उसकी 70% फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट से आ रही है. तो कहाँ पर प्रॉब्लम लैग कर रहे हैं हम, कहाँ प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? जो गवर्नमेंट है वो बोल्ड एक्ट करती है, पर 3 की इश्यूज़ हैं. जो TRL 4 कंडीशन की एक फ़िल्टर हमने लगा रखा है जिससे इनोवेशन किल होती है. TRL क्या है? टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल. तो TRL 1 जो है वो बेसिक आइडिया होता है और TRL 9 क्या होता है? मार्केटेड आइडिया. तो हम उस पर ज़्यादा वो काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छा डेवलप हो रखा हो तभी हम उसको करते हैं. तो ये TRL 4 कंडीशन लगाना कि इतना होना चाहिए फिर इन्वेस्टमेंट मिलेगी, तो वो इनोवेशन को किल करता है. प्रॉब्लम क्या है कि जो TRL 4 है वो अर्ली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को तो एक्सक्लूड ही कर देता है और किसी को नहीं पता कि अब उसको आगे जाके किसने अच्छा बनना है, कौन बड़ा एक अच्छी चीज़ बनेगा. तो वो हम इस लेवल पे नहीं कह सकते हैं. इनोवेशन जो है वो लीनियर नहीं है, तो इसका कट ऑफ भी इस तरह हम आर्बिट्रेरली नहीं लगा सकते. नेक्स्ट है वी लैक व्हाट अदर कंट्रीज़ हैव. तो US चाइना के पास जो भी एडवांसमेंट्स या जो भी ऐसी चीज़ें बनी है ना, तो वो हमेशा पहले मिलिट्री या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में बनी. तो मिलिट्री के लिए बनी, जैसे GPS हो गया वो उसके लिए बना, इंटरनेट भी पहले मिलिट्री के लिए बनाया गया था. तो ये सारी चीज़ें डिफेंस फंडेड थी, तो हाई रिस्क रिसर्च थी, ये डिफेंस ने फंड करी थी, बाद में सिविलियन के टेक्नोलॉजी में यूज़ करी गई. इंडिया ऐसा कोई पुश नहीं करता है, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो रिस्क ले नहीं रहे हैं. सिस्टमिक गैप्स रिमेन. तो ब्रेन ड्रेन, हम इंडिया के साइंटिस्ट को उतना अच्छा माहौल नहीं दे पाते हैं रिसर्च का या डेवलपमेंट का, जिसके कारण वो बाहर जाते हैं. वीक मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है टू बिल्ड कि हमारे क्या रिसर्चर्स इन्वेंट कर रहे हैं. तो अगर कोई रिसर्चर्स अच्छे इन्वेंट कर भी देते हैं प्रोडक्ट्स, तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी लेबर वैसी स्किल्ड होनी चाहिए. जो बजट है वो सॉल्व नहीं कर सकता, एक सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है हमें. कंक्लूजन ये है कि 1 लाख करोड़ अच्छा तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर लेकिन इनोवेशन को पैसा ही नहीं चाहिए, उसको रिस्क टेकिंग कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट चाहिए अर्ली आइडियाज़ के लिए. नेक्स्ट आर्टिकल है द ECI डज नॉट हैव अनफेटर्ड पावर्स. तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या डिस्कशन हो रही है कि ECI ने स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन तो रोल्स कर दिए हैं, जिससे क्या है कि ऑपोजिशन का कहना है कि उससे थाउजेंड्स ऑफ वोटर जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि क्लेमिंग कि ये नॉन सिटीज़न है. ECI ने इसको क्लियरली डिनाई किया कि ये कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, ये एक रूटीन अपडेट है जो कि वो करनी है उसे. व्हाट डज द लॉ से? तो आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हर जो एडल्ट है इंडियन सिटीज़न जो भी 18+ है उसके पास वोटिंग राइट्स हैं. पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 है वो कहते हैं कि वो बताते हैं कि कौन रजिस्टर कर सकता है, किस ग्राउंड्स पे किसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. और रजिस्टर करने के लिए मेन क्राइटेरिया इसकी वो बंदा 18 साल का होना चाहिए और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी का. सिर्फ घर होना हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो रेजिडेंस है उस जगह का. डज ECI हैव अनलिमिटेड पावर्स? तो नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि ECI के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं. आर्टिकल 324 है वो कहता है कि ECI के पास वाइड पावर्स हैं पर अनलिमिटेड नहीं है. उसको देनी तो पड़ेंगी ना, अगर किसी को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस कराने हैं तो उसको कुछ तो पावर्स देनी ही पड़ेंगी. तो अब मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन का जो केस था उसमें भी कहा कि जहां लॉ एग्जिस्ट करता है ECI को उसे फॉलो ही करना पड़ेगा.
अगर लॉ साइलेंट है तो ईसीआई अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस एसआईआर इन बिहार? तो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स में क्या ख़राब है जो हम बिहार में उसको अपोज कर रहे हैं? रॉन्ग क्वालिफाइंग डेट। तो वैसे होता है कि 1 जनवरी तक हो जाना चाहिए, 1 जुलाई कट ऑफ डेट रखी है, पर जो लॉ सेक्शन 14 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो कहता है कि जुलाई 1 जो है वो वैलिड क्वालिफाइंग डेट होती है। तो जुलाई की डेट के पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है। फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक लीगल टर्म भी नहीं है, कहीं लॉ में मेंशन नहीं है। जो सेक्शन 21(3) के अंडर रिविजन्स होती हैं वो सिर्फ तभी अलाउड हैं, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या एक पार्ट के लिए अलाउड है, ना कि पूरी स्टेट के लिए। फिर कोर्ट ने और क्या कहा कि जो ईसीआई है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, उस ईसीआई को रूल 8 जो है रजिस्ट्रेशन रूल्स का, उसे फॉलो करना पड़ेगा। जो एप्लीकेंट्स हैं उनको सिर्फ उतने एक डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है जो अपनी बेस्ट एबिलिटी में वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको हम ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उनके पास डॉक्यूमेंट जो है वो 100% नहीं है। कंक्लूजन ये है कि ईसीआई जो है वो पावरफुल है बट नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका रोल सैक्रेड है बट उसके एक्शन भी लॉफुल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, और स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। थैंक यू। दीज वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे।